नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स। और फाइनली अगला सेक्शन लेके आ चुका हूँ साइंस का। और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं भौतिकी विज्ञान की बात करूँ या फिजिक्स की बात करूँ तो आपके एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत आसान सेक्शन होते हैं क्योंकि आपकी एग्जाम की जो डिमांड है ना वो 10th लेवल का ही है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 11th की क्लास के एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ। और अब जो है एग्जाम की मैं नेचर की थोड़ा सा बात कर लूँ तो क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं डिजाइन भी किया हूँ चीजों को डीप में करने का, ठीक है। और ये करना भी है अब आपको, क्योंकि एग्जाम का नेचर चेंज हो रहा है तो अपने आप को आपको भी बदलना पड़ेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको करवा ही रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको बायोलॉजी पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो बायोलॉजी का क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो यार अच्छे से जाके उसे कवर करिए। बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन आता है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसका दायरा थोड़ा सा कम रहता है, 6 से 7 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में मैक्सिमम एरिया कंप्लीट करवा दिया हूँ। तीन या चार टॉपिक रह गया है तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में, जो पहले वाला प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री का, उसे में अपलोड कर देंगे तो आप उसे कवर कर लेंगे। तो आप लोग का साइंस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले अभी आप सबको पता ही है कि हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, एक जो डाउट रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लगा है, देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, आप घटना चक्र की जो बुक आती है, ठीक है, वहां से घटना चक्र पूर्वावलोकन की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल साइंस की बुक आती है वहां से लगा सकते हैं। या फिर आप लुसेंट पब्लिकेशन की जो बुक आती है स्पेशल साइंस की, या फिर लुसेंट पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आता है तो वहां से लगा, मेरे हिसाब से घटना चक्र को लगाइए, अच्छा रहेगा। और पीवाईक्यू जरूर करिएगा, ये जरूरी होता है, ठीक है। इतना काम आपको करना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट तो करवाऊंगा ही, अभी उस पर काम चल रहा है, वो करेंगे। और देखिए एनसीईआरटी के लेके कुछ लोग का डाउट है, भाई एनसीईआरटी में ऑलरेडी छठी से लेके 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज, मैं साइंस का बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। तो वो जरूर देखिए। तो पहले थ्योरी एक बार यहाँ से कंप्लीट करिए, उसके बाद वहां से ऑब्जेक्टिव जरूर जाके बना लीजिएगा। आपकी क्लास में जो है उसका पूरा प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ, तो वो करना। ज्यादा वीडियो भी नहीं है, मुझे लगता है 10-12 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो और वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं होते है ना, तो ये काम करना है। चलिए फिजिक्स में की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो फिजिक्स में जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो टॉपिक है आज का, जो ये टॉपिक है भौतिक राशियां और उसके मापन। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, मैं फिर से कर रहा हूँ, इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। और देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद कर लेना होता है, ठीक है। कुछ चीजें भाई आपको, अब कॉन्सेप्ट में जाइएगा, अब निकालिएगा तो दिक्कत होगा, उतना आपको डिटेल में जाना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है भौतिक राशियां एवं उनके मापन, यहाँ से मैं फिर से कर रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है, आप जाके पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से कुछ चीजें जो है आपको याद कर लेना है, कैसे याद करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो चैप्टर है यांत्रिकी, उसके बाद अगला जो चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, और चौथे नंबर का चैप्टर है तरंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहता है। लाइट की मैं बात करूँ, प्रकाश की, कई जगह ऑप्टिक्स लिखा रहता है शायद, है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एक से दो क्वेश्चन हमेशा रहता है, यहाँ से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। और आधुनिक फिजिक्स जो है यहाँ से भी कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है। तो ये इतना ही टॉपिक हमें पढ़ना होता है और हम लोग पूरे डिटेल में इसे कवर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ की मैं बात करूं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कंप्लीट, जो पीडीएफ जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स तो कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि क्लास वाइज तो पीडीएफ मैं देता ही हूँ, कंप्लीट पीडीएफ जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और आप बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए तो है ही, बीएसएससी के लिए तो है ही, अन्य बिहार के कोई भी एग्जाम, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरीके से जो है क्लास डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये क्लास में जो डिजाइन किया हूँ आप सबको पता है। अभी बीपीएससी की मैं बात करूँ, बिहार में सबसे जो ज्यादा टफ एग्जाम होता है वो बीपीएससी अब जो है हो गया है। तो बीपीएससी के ध्यान में यहाँ पे रख के डिजाइन किया हूँ, तो जाहिर सी बात है बीपीएससी से नीचे का जो भी एग्जाम है ऑलरेडी कवर हो जाता है, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ जाते भाई साहब। यहाँ पे जो काम का चीज है वो मैं बताऊंगा, और ध्यान है ये सारी चीजें मैं डायग्रामिकली लेने का कोशिश किया हूँ, और आसान शब्दों में सारी चीजें पहले मैं समझा दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, तो फिर आपको सारी चीजें समझ में आएगा। अब यहाँ पे सदिश राशि अदिश राशि आप रटते रहते हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, सदिश है या अदिश है, एक एक करके और आसान शब्दों में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। और यहाँ से आप सबको पता है कि क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक करके पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भौतिक विज्ञान का जो है डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में। हालांकि ये सब आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप फिजिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख के मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। देखिए भौतिक की मैं बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ, तो ये ग्रीक शब्द है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। एक मिनट में थोड़ा सा हाईलाइटर को पेन को सॉरी हाईलाइटर ने पेन को छोटा कर लेता हूँ। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। अब प्रकृति या प्राकृतिक चीजें ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ बायोलॉजी में भी। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को कहा जाता है भैया भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कि पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। प्रत्येक वस्तु पर, अब वस्तु क्या है आप सबको पता है कि आपके अगल बगल में जो भी चीजें दिख रहा है वो सभी के सभी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। अब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से, सोलर सिस्टम को हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर जो है क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, तथा सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। ये बेसिक से बात है, हालांकि इसके बारे में भी हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा डेफिनेशन था फिजिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान को निम्न भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। यांत्रिकी, ऊष्मा, तरंग, गति, ध्वनि, प्रकाश की, विद्युत धारा या फिर विद्युत चुंबक, आधुनिक फिजिक्स या फिर आधुनिक भौतिकी, ये इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जो काम का चीज है, क्योंकि अभी तक ये जो है आपने जो देखा बिल्कुल काम का चीज नहीं है, आपके समझ के लिए थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ कि ये फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है, और ये इसके बेसिक बातें मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जो काम का चीज है आगे आपको मिलेगा। भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले, मतलब कि फिजिक्स को जो है अध्ययन करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप सबको पता होना चाहिए कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तु या पदार्थों का, पदार्थ का मतलब क्या, आपके हाथ में पेन है, आपके अभी बगल में कॉपी होगा, आप जिस बेड पे बैठे हैं, जिस बेड पे सो रहे हैं, आप जहाँ पे खाना बना रहे हैं, कई सारे पदार्थ वस्तु चीजें होगा, वो सब का सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पदार्थ के लिए डाउट नहीं होना चाहिए, मैं फिर से कर रहा हूँ, इसलिए ना केमिस्ट्री में आपको पहले पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री में मैं आपको पदार्थ क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ, इसलिए केमिस्ट्री का वीडियो जरूर जाके देखिएगा, है ना। चलिए, तो वस्तु या पदार्थों का जो है अध्ययन किया जाता है और उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में, देखिएगा, भौतिक गुण को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त या फिर व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम का चीजें शुरू हो जाता है ना, आपकी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आपके पास वो ऑप्शन है, आप फास्ट करके देख सकते हैं। जो एग्जाम की डिमांड होगा आपके एग्जाम में, जहाँ से, चूंकि यहाँ पे अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं तो जो बेसिक बातें था वो नहीं बताता, तो आपको लगता है कि भाई सर आपने बेसिक बातें बताए नहीं कि फिजिक्स क्या होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड की कहानी, है ना, तो इसलिए मैं बेसिक बातें बता दिया हूँ। अब यहाँ पे भौतिक राशियां को देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में दाग दिए जाते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियां की मैं बात करूं, फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करूं, तो जरा सा देखिएगा। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि ये भौतिक राशि है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है।
तो किसी द्रव, अब यहाँ पे इस शब्द को देखिएगा, द्रव का मतलब क्या होगा, वही पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, अभी मैं जो जिस पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे वो भी पदार्थ है ना। मेरे पास जैसे कॉपी है वो भी एक पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपके अगल बगल का जो भी चीजें हैं वो सब का सब क्या है भाई, पदार्थ है। हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं भाई, वो सब का सब पदार्थ है ना। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, तो ये पे किसी द्रव, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी द्रव की, और मैं फिर से कह रहा हूँ, द्रव के और पदार्थ के लेके डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों में किसी से। तो कह रहा है कि किसी द्रव मतलब कि मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। समझ में आ गया। मैंने आपको बोला कि भाई ये है एक, जैसी बात है, ये नॉमेरिकल वैल्यू है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भाई 1 केजी। तो अब देखो भाई यहाँ पे केजी क्या, मैंने इसका यूज किया, भौतिक राशियां का यूज किया। और किलोग्राम को किस में नापते हैं, सॉरी उल्टा बोलते हूँ, द्रव्यमान को जो है किस में मापते हैं, तो आपके सर केजी में मापते हैं, है ना। बहुत आसान है यार, आपको रटने वाली चीज यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिजिक्स तो मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, जो आपके एग्जाम की लेवल है ना वहां पे, और ये बोनस पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये राशियां क्या, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, आपको पता चल गया कि भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे किसी भी द्रव्य की सही स्थिति को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए भाई हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशि जो है ना, यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कर रहा हूँ, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाता है, सदिश राशि और अदिश राशि के लेके लोगों को मन में डाउट रहता है, रटते रहते हैं। आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आपके एक सदिश राशि होता है, सॉरी अदिश राशि, चलो कोई बात नहीं, अदिश और सदिश 2 ही तो है ही। तो भाई भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक अदिश राशि, अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलेटल क्वांटिटीज कहते हैं, और सदिश राशि को क्या कहते हैं भाई, वेक्टर। और अभी हम लोग इसका डेफिनेशन को समझेंगे। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि या फिर सदिश राशि। अब अदिश का डेफिनेशन क्या है और सदिश राशि का डेफिनेशन क्या है, पहले यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, और आपको इजिली डायग्राम से मैं समझा दूंगा ये दोनों में क्या अंतर है ना। परिमाण के लेके और दिशा के लेके लोगों के मन में डाउट रहता है, तो नहीं आज के बाद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई, मैंने आपको अभी बताया ना कि भाई भौतिक राशि 2 प्रकार की होते हैं, एक अदिश राशि स्केलेटल क्वांटिटीज, दूसरा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सदिश नहीं अदिश, पहले अदिश को हम लोग देखते हैं भाई, अदिश राशि स्केलेटल क्वांटिटीज क्या है, इसका डेफिनेशन को समझ ले से, ठीक है। तो किताबी भाषा, या फिर आपको मैं, हालांकि ये किताबी भाषा नहीं है, जो भी चीजें दिया हूँ साधारण शब्दों में लिख के दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में यही शब्द आते हैं, तो ये शब्द को जानना भी जरूरी होता है, और ये शब्द से जो आप जब तक रूबरू नहीं होंगे, तो पेपर में जो आप नया शब्द डायरेक्टली देखिएगा तो फिर आप चौंक जाइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए वो शब्द को जानना भी जरूरी होता है, सबसे बड़ी बात है। और अभी जो कॉमन लोग गलती करते हैं ना, यही गलती करता है। हालांकि मॉक टेस्ट आप देते हैं तो आप में निखार आ जाता है, और ये करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सदिश राशियां जो है स्केलेटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण से मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा परिमाण क्या होता है, ठीक है। केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं भैया अदिश राशि। एक बार फिर से दोबारा सुनिए, अदिश राशि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे वे भौतिक राशि जिन्हें ज्ञात करने के लिए मुझे सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होगा, दिशा की आवश्यकता नहीं होगा, यहाँ पे उन्हें हम लोग अदिश राशि कह देंगे, स्केलेटल क्वांटिटीज कह देंगे, ठीक है। बस इतना सा है। और इन राशियों, यहाँ पे आगे भी मैं लिखता हूँ कि इन राशियों के साथ कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, या फिर यहाँ पे मेंशन भी करते हो कि इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को सामान्यतः
बीजगणितीय विधियों से जोड़ा जा सकता है और ये जोड़ त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। ये सब बेकार का चीज है, लेकिन लिख दिया हूं। अगर नहीं लिखता तो आप कहते कि सर आप तो ये लिखे ही नहीं है, इस बुक में ये है, एनसीईआरटी की 11th या 12th क्लास में ये लिखा हुआ है, इसलिए भैया लिख दिया हूँ। लेकिन आपकी समझ के लिए आपको दो यहाँ पे क्या एक बात याद रखना है। आपके एग्जाम की जो डिमांड है, आपके एग्जाम की डिमांड ये है कि इनमें से सदिश राशि का डेफिनेशन क्या है, या फिर इनमें से सदिश राशि का डेफिनेशन का स्टेटमेंट आपको दे देगा। तो भैया आपको ध्यान रहना चाहिए कि सॉरी सदिश नहीं, अदिश अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अदिश राशि का, तो आप अदिश राशि में क्या है अपना आप ध्यान रखिएगा कि वे भौतिक राशि जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है जरा सा अब यहाँ पे समझिए। अब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड समझा देता हूँ, जरा सा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भाई 1 kg जो है चावल है, चावल, तो देखो ये केजी किसको दर्शा रहे हैं, तो यूनिट को, है ना। और ये जो एक देख रहे हैं ना भाई, यही इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्योंकि यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो यही क्या हो गया भाई, परिमाण हो गया। बस एक बार दोबारा सुन लीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि भाई परिमाण क्या है, हालांकि समझ में आना चाहिए, आपका समझ होना चाहिए, तो परिमाण ये है, मैंने आपको क्या बोला कि 1 kg, यहाँ पे 1 लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे जब तक यहाँ पे इसमें मैं यूनिट नहीं लगाऊंगा, ये लगाना पड़ेगा। तो भाई एक क्या, 1 लीटर या 1 kg या फिर क्या, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 1 kg, तो kg लिख दिया हूँ, तो ये क्या है भाई 1 kg, तो ये kg क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, ठीक है, मात्रक हो गया। और ये जो एक हो गया यही परिमाण हो गया, परिमाण हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिशा की आवश्यकता हो रहा है, परिमाण है ये, तो दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो परिमाण आप समझ लिए परिमाण क्या होता है, आज के बाद डाउट होना ही नहीं चाहिए। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपकी समझ में सारी चीजें आएगा। फिजिक्स का ना शब्द ही आपको परेशान करता है, फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ है ही नहीं। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि भाई अदिश राशि, अदिश राशि का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लीजिए फिर से। अदिश राशि क्या है, तो आप कहिएगा अदिश राशि वो है जिसमें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। और सदिश राशि में क्या होगा, सदिश राशि में जो आगे देखेंगे उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, लिख भी दिया हूं। तो अब यहाँ पे कुछ जो है आपके सामने अदिश राशि दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, बिल्कुल। अब मान लीजिए हमें 5 kg, अब मान लो कि चीनी की मैं बात करूं, 5 kg चीनी की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे दिशा की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है ना। अब मान लीजिए मुझे 5 किलोमीटर दूरी तय करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये स्पीड से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हम दिशा की नहीं, हम 5 किलोमीटर भाई हमें दौड़ना है, तो दिशा की आवश्यकता नहीं है, भाई किसी दिशा में दौड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी क्या है भाई, ये भी आप कहिएगा अदिश राशि है। जैसे चाल है, तो चाल क्या है, ये भी क्या है, मान लीजिए मुझे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई दौड़ना है ना, या फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना है, तो भाई यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं हो रहा है। आयतन क्या है भाई, आयतन, वॉल्यूम क्या है, तो ये भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है ना, तो इसमें दिशा की आवश्यकता हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो भाई आप थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम उत्तर दिशा में जाके काम कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में जाके काम कर रहे हैं, या फिर ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहिएगा सर इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो रहा है। डेफिनेशन भी देख लीजिए, बहुत आसान है, पता नहीं आप लोग रटते रहते हैं, है ना। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग रटते रहते हैं, तो आज के बाद आपको रटना नहीं है, एकदम इजीली माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। रिवीजन जरूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ रिवीजन जरूरी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे मैं मेंशन कर दिया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता ही है ना, कुछ सदिश राशि और कुछ अदिश राशि जो आगे मैं बता दूंगा। तो अदिश राशि के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, और आशा करते हैं आपके मन में डाउट जो था वो भी क्लियर हो गया। समय भी क्या है भैया, देख सकते हैं टाइम, ये भी क्योंकि इसमें दिशा के अंकित नहीं कर रहा है। टेम्परेचर, आप तापमान जो है ये भी क्या है, अदिश राशि है। वॉल्यूम क्या है, अदिश राशि है। स्पीड, ये सब का सब अदिश राशि है, ठीक है। मेंशन भी करते हूँ क्यों अदिश राशि है, तो आप कहिएगा अदिश राशि वो होगा जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होता है। परिमाण क्या होता है सर, परिमाण मैं बता दिया हूं अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं सदिश राशि के ऊपर, ठीक है। सदिश राशि की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो
जिसे हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वे भौतिक राशि, देखो भाई मैं यहाँ पे पीपीडी नहीं भी लेता तो डायरेक्टली मैं पढ़ा सकता था। तो यहाँ पे पीपीडी लेने से ये मतलब होगा, मान लीजिए अगर अगर पीपीडी नहीं लेता तो हो सकता है कि मैं आपको अभी तक जो जितना समझाऊं 20-22 मिनट में, वो 1 घंटा का टाइम ले लेता। पीपीडी है तो आपको मैं सारी चीजें एक साथ में समझा देता हूँ। क्योंकि आपको इसी पीपीडी से तो रिविजन भी करना है ना, तो अभी मैं पढ़ा दिया, तो जब आप रिविजन करेंगे इसी पीपीडी से या फिर पीडीएफ से, तो भाई आपको सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। और आप सबको बताए जिस तरीके से मैं डिजाइन किया हूँ ये पीडीएफ को, तो यार लंबा टाइम लगता है ना, एक एक चीज को मेंशन करना होता है, हाईलाइट करना होता है जो आपके एग्जाम में काम का चीज है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ना। तो जो चीज यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं बताऊं, तो यहाँ पे क्या काम में आया, 2-3 बातें आपने देखा, लेकिन लिख तो दिए हूँ ना यहाँ पे सारी चीजें। ये जरूरी होता है, जो बिगनर होते हैं तो जरूरी होता है। खैर, सदिश राशि की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। तो आपने हालांकि अभी तक तो समझ लिया है कि भाई अदिश राशि में सिर्फ जो है किसका जरूरत पड़ता है भाई, परिमाण का। परिमाप मत बोल दीजिएगा, परिमाण है ये, जिसे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल परिमाण का जरूरत पड़ता है। और सदिश में क्या होता है, सदिश राशि में यहाँ पे 2 चीज का जरूरत पड़ता है, एक तो दिशा का, ठीक है, और यहाँ पे परिमाण का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे, अभी थोड़ा सा हम लोग फिगर में समझ लेते हैं। हालांकि आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बहुत सारी बातें आपने समझ भी लिया होगा, आगे लिख भी मैं दिया हूँ, तो आपका हो सकता है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपका समझ यहाँ पे हो गया होगा। कोई बात नहीं भी समझ हुआ है तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो कह रहा है कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और कह रहा है अगला लाइन में लिख दो, गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के जो है परिमाण और दिशा दोनों को जो है ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और कह रहा है कि सदिश राशियां जोर के, देखिए सदिश राशियां जोर के त्रिभुज नियम का जो है पालन करती है। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, संवेग। अब यहाँ पे मैं कुछ डिफिनेशन लिख दिया हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये वेग क्या है, तो आप कहिएगा ये सर सदिश राशि है। तो मैंने आपको बताया कि भाई सदिश राशि में किसमें, सदिश राशि में क्या है, सॉरी गलत लिख दिया हूँ, सदिश होता है, सदिश राशि में जो है इसमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। परिमाण क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे वेग का मैं बात करूं, तो देखिए ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर, तो देखो भाई 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे देखिएगा एक तो 5 क्या है, तो आप कहिएगा सर परिमाण है। और दिशा देखिएगा किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहिएगा सर ये पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे दिशा भी है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि में सिर्फ किसका, परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आया होगा, है ना। और ये सारी चीजें ना यार आपको एक जगह नहीं मिलता, और बुक में ये चीज नहीं समझाते हैं कि भाई ये परिमाण क्या है ना, दिशा क्या है। दिशा तो हालांकि आप लोग बचपन से जानते हैं। अच्छा, दिशा के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूँ। लोगों के मन में रहता है कि ये होता है क्या, उपदिशा क्या होता है, कई बार लिख के आता है। देखो जैसे ये उत्तर दिशा है भैया, ये दक्षिण है। हालांकि रीजनिंग में जब मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाया हूँ तो वहां पे बताया था, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बीएसएससी सीजन 4 वाले बैच में शायद था। ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो मुख्य दिशा हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद क्या है भाई, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये आप सब बचपन से जानते हैं। ठीक है, अब उपदिशा क्या होगा, तो देखिए टोटल जो है दिशा की मैं बात करूं तो 8 दिशा होता है उपदिशा को मिला के। तो 4 जो है मुख्य दिशा हो गया और 4 जो है उपदिशा हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा उत्तर और पूर्व के बीच में एक जो उपदिशा है उसका नाम क्या होगा, दोनों का नाम पे आएगा क्योंकि दोनों के बीच में है, तो आप कहिएगा उत्तर पूर्व।
एक उपदिशा यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि किसके बीच में है, पूर्व और दक्षिण में के बीच में है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पूर्व व दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण के बीच में है उपदिशा, तो आप कहिएगा यह जो है पश्चिम और दक्षिण। और एक उपदिशा और है कि उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये 4 उपदिशा है और 4 मुख्य दिशा है। आशा करते हैं आपने ये समझ लिया है और आपके दिमाग में या फिर माइंड में ये सेट भी हो गया होगा, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया है सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ सदिश राशि कुछ अदिश राशि मैं लिख दिया हूँ और एग्जाम में यही आता है, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। हालांकि मैं डिटेल में तो बता ही दिया हूँ कि भाई दिशा जिसमें होगा, दिशा और परिमाण जिसमें दोनों होगा। मैं फिर क्या बोला हूँ, सदिश के लिए मैं बोला हूँ, सदिश राशि के लिए इसमें 2 चीज की जरूरत पड़ता है, एक उसमें दिशा की और क्या परिमाण की, मैग्नीट्यूड की, परिमाण के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, परिमाण है ये, परिमाण होगा, इसमें 12 9 होता है, ध्यान रखिएगा परिमाण। दिशा और परिमाण दोनों का जरूरत पड़ता है। वही अदिश में क्या होता है भाई, अदिश में आपकी एक सर इसमें सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा और अभी तक आप कंफ्यूजन में थे कि भाई परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अदिश राशि में लिख दिया हूँ और कुछ सदिश राशि लिख दिया हूँ, जो कि प्रश्न में है। अगर देखिएगा कोई भी, चाहे बीपीएससी का पीवाईक्यू जाके उठा के देख लीजिएगा, इवन यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, जाके देखिएगा पेपर उठा के। तो मैं उसकी बात करूँ तो ये जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ यहीं से आता है, आपके ऑप्शन में रहता है। तो देखो सदिश राशि में क्या है, इसका जो आप उच्चारण देखिएगा तो व से, व आएगा उच्चारण, व से, जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, व का उच्चारण आ रहा है, विद्युत धारा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम व का उच्चारण आएगा, विद्युत तीव्रता है ना, विद्युत धारा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका उच्चारण आ रहा है, व का उच्चारण आ रहा है। तो जिसमें व का उच्चारण आएगा वो सदिश होगा, जिसमें व का उच्चारण, हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। जैसे द्रव्यमान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे व का उच्चारण आ रहा है। विद्युत धारा की ये विद्युत तीव्रता है, ये विद्युत तीव्रता है और ये विद्युत धारा है, दोनों को लेके डाउट नहीं होना चाहिए। और ये दाब है, ये तीन ही जो है, ये दाब नहीं होगा, दाब में व का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, दाब है, दाब। हाँ विद्युत धारा और द्रव्यमान ये दोनों में सेंस आ रहा है किसका, व का। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं आपको क्या बताया कि कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बता दिया हूँ, तो आप आराम से चीजों को याद रख सकते हैं। तो अदिश राशि में और सदिश राशि में, तो सदिश राशि में क्या होगा भाई, व का उच्चारण मैक्सिमम सदिश राशि में, और यही आपके ऑप्शन में रहता है। देखिए विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण है ना, वजन आप सबको पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये कुछ एक्सेप्शन है। चुंबकीय क्षेत्र देखिए वो का उच्चारण नहीं है, तो पर भी ये है, जैसे विद्युत तीव्रता इसमें है, विद्युत धारा। अब यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, मुझे पता है कि आपके मन में डाउट आएगा कि सर विद्युत धारा जो है सदिश में भी है और अदिश में भी है, ठीक है, यहाँ पे डाउट रहता है। विद्युत धारा की मैं बात करूँ देखिएगा, तो देखो भाई विद्युत धारा में अगर अमूमन मैं बात करूँ तो ये अदिश राशि में ही रहता है, लेकिन कुछ केस में उसे सदिश राशि में, अगर दिशा की अगर बात कर दिया जाए ना भाई विद्युत धारा का, तो यहाँ पे सदिश भी हो जाता है, सदिश भी हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि मैं लिख दिया हूँ, ये विद्युत धारा घनत्व में लिखा हूँ, घनत्व का मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विद्युत धारा घनत्व है, इस यहाँ पे शब्द को देखिएगा, ठीक है। तो ये घनत्व शब्द में लगाया हूँ, तो विद्युत धारा घनत्व की मैं बात करूँ ना तो ये हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा सदिश राशि, ठीक है, घनत्व लग जाएगा तो। लेकिन विद्युत धारा की मैं बात करूँ ना तो ये अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है ना, किसी भी क्षेत्र में जो है ये अब धारा प्रवाह हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में यही अपवाद में दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है। सदिश राशि पूछा जाएगा तो चूंकि आपने अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई वो का जिसका सेंस आएगा वो सदिश होगा,
लेकिन विद्युत धारा जो लिखा रहेगा ना वो सदिश नहीं बल्कि अदिश रहता है। और आप पेपर उठा के जाके देखिएगा, चाहे बीपीएससी का पेपर हो चाहे बिहार के अन्य एग्जाम का पेपर उठा के जाके देखिएगा, ये ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ये अदिश राशि है। तो डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, आप एक दो बार रिविजन कर लीजिए, और ये जरूरी है, रिविजन करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करने है रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। तो सदिश राशि और अदिश राशि तक जो है हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मूल राशियां क्या होते हैं और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां भी है। तो मूल राशि की संख्या 7 है जिसे हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। एक एक करके चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल का जो वीडियो आएगा, एक वीडियो और दूंगा तो वो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद मैंने आपको बताना कि भाई यहाँ पे ये जो सारा चैप्टर है एक एक करके कवर करने वाले हैं। पीडीएफ मैं फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ कब मिलेगा? कंप्लीट पीडीएफ जैसे ही यहाँ पे ये फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। तो चूंकि ये पीडीएफ यार आपके लिए हम डिजाइन किया ना, अपने लिए तो नहीं डिजाइन किया है, और ये सारी चीजें मेंशन किया है। तो आप अभी जो है अभी जितना पढ़ा हूँ उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन जरूरी है। क्योंकि ये मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 30 मिनट का वीडियो है, तो आप आशा करते हैं कि भाई एक बार नॉर्मल साइज में देखेंगे, जब दोबारा देखेंगे तो 1.5x करके देखिएगा, तो लगभग आप 17-18 मिनट में इसे आराम से देख पाएंगे। रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अगर आपको पीडीएफ पढ़ने में या फिर बुक पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को देख लीजिए ना यार, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, और एक बुक में आपको ये सारे कंटेंट भी नहीं दिखेगा। कोई बुक भी पढ़ रहा है, बुक में कोई शब्द ऐसा आ जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप छोड़ के भाग जाते हैं, वो सारे शब्द तो मैं आपको समझा देता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इसके बाद आपको जो मैं समझाते हैं उसके बाद भी जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, चाहे पीटी के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी चीजें यहाँ से जो है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशि से जो है हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। बाकी अगले क्लास में ये सारे पॉइंट सारे तथ्य जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कैसे चीजों को ध्यान रखना है वो सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में पूरा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, आप लोगों का ये डाउट था, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सर इकोनॉमिक्स का जो है कुछ वीडियोस नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, यहाँ पे लिख देता हूँ, केमिस्ट्री का भी 3 से 4 टॉपिक जो है ये बाकी है, और इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे भी 4 से 5 टॉपिक बाकी है, ठीक है। तो बहुत जल्द जो है ये भी क्लास अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मुझे ध्यान में है कि भाई जो सेक्शन बाकी है तो वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, आप लोग निश्चिंत रहिए और ध्यान रहे। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है, जो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है यार, है ना, कई सारे एग्जाम मैंने क्लियर किया, लोग सोचते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो रिवीजन रिवीजन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा फिर कितना भी पढ़ लीजिए ना, कोई काम का नहीं है। रिवीजन और मॉक टेस्ट ये जरूरी होता है। मॉक टेस्ट देने से आप में ये निखार आएगा कि आपका कौन सा एरिया जो है कंप्लीट वीक है, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है। मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन का या फिर 100 क्वेश्चन का या फिर 150 क्वेश्चन का जो है आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो 150 मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है, हाँ मॉक टेस्ट वही दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हालांकि मैं भी उस पर अभी काम कर रहा हूँ मॉक टेस्ट के लिए, बीपीएससी का भी हो चाहे दरोगा का भी हो चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 का हो चाहे कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो यहाँ पे काम चल रहा है सभी के ऊपर अभी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको वही देना है जो आपकी एग्जाम की डिमांड का, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है उसे पूरा करता हो। जैसे मान लीजिए अगर बीपीएससी की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होना चाहिए 150 क्वेश्चन रहता है। तो बीपीएससी में आप सबको बताया कि साइंस का 30 क्वेश्चन होता है ना, 28 से 30 क्वेश्चन। 30 में आप देखिएगा तो हालांकि 2-3 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। तो खासतौर पर अमूमन अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन फिजिक्स का होना चाहिए, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का होना चाहिए, 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट उस तरीके का होना चाहिए। जैसे मैथ्स की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन मैथ्स का होना चाहिए। हिस्ट्री की बात करूँ तो लगभग स्पेशल बिहार की हिस्ट्री भी शामिल कर दूँ तो 35 से लेके 40 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। तो 35 तो एटलीस्ट होना चाहिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा दायरा होना चाहिए। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ उसका पोल साइंस का, तो लगभग 12-13 क्वेश्चन रहता था, उसका रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स का भी 10 क्वेश्चन रहना चाहिए। ज्योग्राफी में बात करूँ तो ज्योग्राफी में देखिएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आप क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन होना चाहिए और इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का लगभग 30 से 35 के आसपास में, स्पेशल बिहार शामिल कर दो, ये उतना क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम की जो पैटर्न है ना, उसके फॉलो करना चाहिए मॉक टेस्ट, तभी यार आपके लिए हेल्पफुल होगा मॉक टेस्ट, ठीक है, और ये जरूरी होता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम करिए, और फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा एरिया जो है वीक है, और उस मैं सारे का सेक्शन तो मैं कंप्लीट करवा ही दिया हूँ। जो पुराने बैच में है, नए वाले बैच तो भाई जाहिर सी बात है, आपको जो जो सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि जो सेक्शन मैं कंप्लीट कर लिया हूँ तो वहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उस पर जाके जो है काम करिए, काम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें मेरे नोट्स में हो सकता है कि मिसिंग होगा, तो आप उस चैप्टर को जो है कोई बुक का भी सहारा ले सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, मैं सभी को जो है पूरा करने का कोशिश किया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लंबा ज्यादा नहीं है, 4-5 मिनट जो है इधर उधर की बात किए हैं, इधर उधर की बात नहीं किए हैं, वो आपके काम का चीज है और ये जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक चीज, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, और जो लोग बाद में जुड़े हैं, ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई साहब, आप क्या करिए, जो स्लॉट जो चल रहा है, पहला स्लॉट हो चाहे सेकंड स्लॉट में जो लोग जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, तो आप लोग क्या करिए, अब शेड्यूल आपको खुद से बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे फर्स्ट स्लॉट में 4 सब्जेक्ट को लेके जाना है, सेकंड स्लॉट में भी 4 सब्जेक्ट को लेके जाना है, तो आप टाइम बना लीजिए कि मुझे इस टाइम में 4 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे सेकंड स्लॉट अभी जो है, जो सबसे लास्ट वाला बैच है, उसमें सेकंड स्लॉट चल रहा है, तो सेकंड स्लॉट में शायद एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, हाँ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री चल रहा है, और साथ में इकोनॉमिक्स चल रहा है ना। तो आप एक वीडियो यहाँ से उठाइए, एक वीडियो यहाँ से उठाइए, एक वीडियो यहाँ से उठाइए, ये करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स में आप सबको पता है कि मैं मंथली वाइज करवाता हूँ, तो अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर्स थ्योरी वाला, ऑब्जेक्टिव वाला की लगभग 50-60 में करवाया था, लेकिन और करवाऊंगा। तो अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है अपलोड हो जाएगा, अब पूरे तरीके से पीपीटी तैयार हो गया, तो उस पर थोड़ा सा डायग्राम मैं सेट कर रहा हूँ, तो वो करने के बाद वो बहुत जल्द आपको जो है थ्योरी वाला वीडियो मिल जाएगा। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है, मैं मंथली वाइज करवाता हूँ, लेकिन आप अगर खुद से भी करते हैं, आप करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई विजन आईएएस का मंथली वाला आपको एक बार पढ़ना है, रीड करना है, जरूरी है ये करना करंट अफेयर्स के लिए। बाकी स्पेशल बिहार और बाकी सेक्शन के लिए तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना वीडियो आपको क्या करना भाई, आप शेड्यूल बनाइए और देखिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आप पहला स्लॉट वाला छोड़ दिए होंगे क्लास को, आप लेट से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपको छोटा होगा। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, और कोई एक और सेक्शन था, हाँ इंडियन ज्योग्राफी। तो यहाँ से भी एक एक वीडियो उठाइए, आपका ये दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। तो ये काम जरूर करिए, ठीक है, जरूरी है कि करना। और ये ज्यादा वीडियो का लेंथ भी नहीं है, लगभग 35 से 40 मिनट का रहता है ना, तो आराम से कर सकते हैं, इतना तो करना पड़ेगा ना। अगर 6 से 7 घंटा टाइम नहीं दे रहे हैं तो दिक्कत होगा। हाँ, जो लोग मेंस वाले में भी जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मेंस का भी क्लास है, आंसर राइटिंग भी लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं प्री के लिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, प्री के लिए आपको लगभग 5 से 6 घंटे चाहिए ही चाहिए, जिनका प्री नहीं निकल रहा है, बार बार जो लोग प्री में फेल हो रहा है, क्योंकि जब तक आपका प्री मजबूत नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो प्री को मजबूत करते जाइए, और मेंस के लिए तो मैं बताता ही हूँ, जो मेंस का जो टॉपिक है, जैसे प्री के लिए आप पढ़ते हैं, तो मेंस के लिए भी जो टॉपिक महत्वपूर्ण होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है पूछने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब फाइनली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।